आदित्य L1 एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक मिशन है इसरो का। इस मिशन की प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी, तब ये बहुत छोटे लेवल का मिशन था। इनफैक्ट इसरो चेयरमैन ने 2008 में कहा था कि आदित्य विल बी ए स्मॉल सैटेलाइट जो कि एक 600 किलोमीटर दूर नियर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होगा। लेकिन 2023 आते आते ये मिशन और बड़ा और एम्बिशियस बनता गया और अब ये अर्थ से 600 किलोमीटर दूर के ऑर्बिट में नहीं बल्कि 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहा है। बट वेट, सन तो अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये एक सन मिशन है, तो ये तो ऑलमोस्ट 1% डिस्टेंस ही कवर कर रहा है सन और अर्थ के बीच की। तो क्लियरली ये सन पे तो नहीं ही जा रहा है। इनफैक्ट ये मून से ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू सन। और ये एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है, सोलर मिशन वर्क कैसे करते हैं। और क्या आपको पता है कि आदित्य मिशन में बीच में एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बना था, बट फिर क्यों सेकेंड सैटेलाइट का प्लान ड्रॉप कर दिया इसरो ने। और ऑफिशियली तो इस मिशन की जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है, बट क्यों मुझे लगता है कि ये मिशन 5 इयर्स से ज्यादा ही रन करेगा। इनफैक्ट क्या पता 10 साल से भी ज्यादा रन कर जाए। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और मैं आपको चीजें ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि इवन इफ यू आर इन स्कूल तो भी आप बहुत अच्छे से सब समझ जाओगे। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। मेरा नाम चंद्रेश है। I am All India rank 37 in GATE Mechanical Engineering and I am teaching it since 2016. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अभी इसरो में काम कर रहे हैं एज साइंटिस्ट और मैं खुद एक्स इंडियन ऑयल ऑफिसर हूँ। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि हम ये मिशन कर ही क्यों रहे हैं। और जस्ट इन केस अगर आपको पहले से पता है रीजन, तो आप स्क्रीन पे जो मैंने टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है इस वाले टाइम स्टैम्प पे स्किप कर लो। तो सन से बहुत सारे रेडिएशंस रिलीज होते हैं अदर देन जस्ट लाइट और हीट। उसमें से कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल। अच्छी बात यह है कि अर्थ मेजॉरिटी ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जो ओजोन है अर्थ का, वो यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्स रेस को ब्लॉक कर देता है। और जो कोरोनल मास इजेक्शन है, CME बोलते हैं इसको, तो हमारा अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर यही रीजन है कि हम इसको अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ पे तो ये पहुंच ही नहीं रहे, तो स्टडी कैसे करोगे। अदर देन दैट इनसे रेडियो ब्लैकआउट हो सकते हैं। इसका मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, इवन पावर आउटेज जैसे बड़े इश्यूज भी हो सकते हैं। पास्ट में ऐसा हो चुका है। सन से निकलने वाले रेडिएशंस और प्लाज्मा स्पेसक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं उनके लिए डेंजरस हैं। और अगर कोई मैन मिशन हो रहा है जिसमें कोई एस्ट्रोनॉट अगर है स्पेसक्राफ्ट में, तो उस एस्ट्रोनॉट की लाइफ के लिए भी वो रिस्की है। अभी आने वाले टाइम में इसरो बहुत सारे ऐसे मिशन करने वाला है। इनफैक्ट इसरो का गगनयान मिशन है जिसमें ह्यूमंस, इंडियंस स्पेस में जाने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आते हैं इंटरेस्टिंग डिस्कशन पे। As per ISRO, the Aditya is planned to be placed around Lagrangian point 1. I'm sure ये बहुत confusing सी लाइन लग रही होगी, तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत केयरफुली सुनना next few minutes. I guarantee you मजा आ जाएगा। देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर सन के पास कोई छोटा सा एक रॉक आएगा तो सन उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। उस वजह से रॉक का पाथ चेंज होगा। हम इजीली उस पाथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही है या जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में बैलेंस हो गई हैं, तो वो बॉडी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहेगी। लेकिन अगर किसी बॉडी पे एक नेट अनबैलेंस फोर्स लग रही है या केवल कोई एक फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स उसको कोई इंटरेस्टिंग सा मोशन करवाएगी। ऐसे मोशन को न्यूटन के लॉज के थ्रू इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। तो एज पर न्यूटन्स लॉ, जो ये रॉक है बस 3 टाइप का मोशन कर सकता है। एक, या उस रॉक की स्पीड इंक्रीज हो सकती है एक स्ट्रेट लाइन में या डिक्रीज हो सकती है। दूसरा, रॉक की डायरेक्शन चेंज हो सकती है और वो एक कर्व्ड पाथ पे जा सकता है। और तीसरा, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, एक रीजनेबल कॉम्बिनेशन। बट कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब एक नहीं, इस रॉक पे 2 फोर्सेस लगे, वो भी एक टाइम पे साइमल्टेनियसली। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें अब सन के साथ साथ अर्थ को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अब कोई भी ऐसा रॉक अगर इनके पास आएगा तो उस रॉक पे ये दोनों अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। बट जो लाइन सन और अर्थ को कनेक्ट कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन, उस लाइन पे ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएंगे, क्योंकि अर्थ अपनी साइड खींचना चाह रहा है और सन अपनी साइड खींचना चाह रहा है। और इसी लाइन पे फिर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। सेम फोर्सेस बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। लेकिन
ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तो इस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस है, लेकिन अर्थ तो स्पेस में मूव कर रही है ना, फिक्स तो नहीं है एक जगह पे। तो जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी ना, जहाँ पे दोनों की फोर्स बैलेंस हो रही है। तो अगर हम ऐसे पॉइंट पे कोई स्पेसक्राफ्ट सेंड करते हैं, तो हमें उस स्पेसक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली मूव करते रहना पड़ेगा जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है। तो ये कोई बहुत ज्यादा स्टेबल पॉइंट नहीं हुआ, ऐसा पॉइंट हमारे कोई खास काम का नहीं है। एक्चुअली हम तो ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां रॉक पे लगने वाली नेट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ना करें, बल्कि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ऐसे बैलेंस करें कि ये रॉक एक कर्व्ड पाथ में सन के चक्कर लगाने लग जाए, सन को ऑर्बिट करने लग जाए। ऐसा बैलेंस होना चाहिए इन दोनों फोर्सेस का। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये पॉसिबल है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। देखो, बचपन में ये एक्सपेरिमेंट हम सब ने किया होगा खेलते वक्त, कि रस्सी है और रस्सी के एंड पे अगर कोई पत्थर, कोई स्टोन बंधा है, तो आप अगर रस्सी को खींचो जोर जोर से तो वो गोल गोल घूमने लग जाती है, राइट? ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आपने ओलंपिक में भी ये देखा होगा, हैमर थ्रो के टाइम पे। इनफैक्ट कोई भी मून या कोई भी सैटेलाइट जैसे अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं कर्व्ड पाथ पे, तो वो भी इसी रीजन से कर रहे हैं कि उस पे एक नेट ग्रेविटी जो है वो सेंटर की तरफ लग रही है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर हम उस रॉक को सन और अर्थ के बीच में किसी ऐसे पॉइंट पे रखें जहां नेट फोर्स जो है, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ना कर दें, बल्कि नेट फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ हो, यानी सन की तरफ हो, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे, और एग्जैक्टली वो फोर्स उतनी ही लगे जितनी इस रॉक को कर्व्ड मोशन के लिए चाहिए। तब तो मजा ही आ गया। मतलब अब हमको अलग से इसको मूव करवाते रहने की जरूरत नहीं है, अलग से इसको कोई एक्स्ट्रा फ्यूल देने की जरूरत नहीं है। जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ की, वो खुद ही इसको सेंटर के अराउंड यानी सन के अराउंड ऑर्बिट करवाने लगेंगी। है ना कमाल की बात? ऐसे ही पॉइंट को हम लेग्रांज पॉइंट 1 बोल रहे हैं, और आदित्य L1 इसी पॉइंट पे जा रहा है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कंसिडर करो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में इसको स्प्रेड करो। अब जो ये L1 पॉइंट है, ये अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन वो केवल 1% डिस्टेंस है अर्थ और सन की। उसके बावजूद ये बहुत यूजफुल है। कैसे? पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि L1 पॉइंट पे पहुंचने के बाद मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन पे ये ऑर्बिट करने लग जाएगा सन को। L1 पॉइंट का एक और फायदा ये है कि हमें वहां से सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिल रहा है। बीच में अर्थ नहीं आ रही है, बिना किसी इक्लिप्स के ये पूरे टाइम सन को देखता रहेगा, और सन को देख रहा है तो सन से आने वाली रेडिएशंस भी इसको रिसीव हो रही हैं। और एक और फायदा ये है कि सन से जो रेडिएशन आ रही है वो अर्थ से पहले इस तक पहुंचेंगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो मिशन हमारा है उसके लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ लेग्रांज पॉइंट की, कि लेग्रांज पॉइंट बस एक नहीं है, L1 ही केवल एक अकेला लेग्रांज पॉइंट नहीं है, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं टोटल, L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हो कि L1 के अलावा जो बाकी पॉइंट्स हैं, स्पेशली L4 और L5, वहां पे फिर ये कैसे बैलेंस हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो एक्चुअली ये समझाने का बेटर तरीका न्यूटन की मैकेनिक्स से नहीं है, रादर आइंस्टाइन की स्पेस टाइम जो थ्योरी है उससे ये बेटर समझाया जा सकता है। लेकिन ये मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, अचानक से सब कुछ बताऊंगा तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। धीरे धीरे अभी बहुत सी चीजें मैं कवर करूंगा, आपको सब अच्छे से समझा दूंगा। आदित्य के केस में 2017 में इनफैक्ट ये भी डिसाइड हुआ था कि L1 के साथ साथ एक सैटेलाइट L5 पे भी सेंड करते हैं, उससे और ज्यादा बेटर स्टडी हो सकती है सन की, क्योंकि एक ही टाइम पे 2 अलग अलग पॉइंट से हम उसको स्टडी कर पाएंगे। बट फिर सेम उसी ईयर में UR राव पास्ड अवे। वो कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी मेरे को किसी और वीडियो में कवर करना पड़ेगा, बट आप ये समझ लो कि उनकी एक्सपर्टीज के बिना इसको कर पाना बहुत मुश्किल था उस वक्त। और L5 पे भी सेंड करते तो उसके लिए और एक्स्ट्रा बजट चाहिए होता, तो इवेंचुअली फिर इसरो ने L5 का प्लान ड्रॉप कर दिया और फिर इसको केवल L1 में ही भेजा गया। और ऐसे तो आदित्य L1 की लाइफ 5 इयर्स तक प्लान्ड है, बट मुझे ये लगता है कि ये इजीली 5 इयर्स से ज्यादा रन कर जाएगा। इनफैक्ट अगर ये सही से L1 पे सक्सेसफुली प्लेस हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये 10 साल की लाइफ भी क्रॉस कर दे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जल्दी से। सोहो एक बहुत फेमस स्पेस क्राफ्ट है जो कि नासा और ईसा का जॉइंट वेंचर था।
ये ऑलरेडी L1 पे है अभी। ओरिजिनली ये बस 2 साल का मिशन प्लान था, बट इसको 25 साल हो गए हैं L1 पे, अभी भी आज की डेट में भी ये चल रहा है और अभी और आने वाले कुछ ईयर्स तक चलता रहेगा, क्योंकि लेग्रांज पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे इसको ऑपरेट करना बहुत इजी होता है। बीच बीच में कोर्स करेक्शन करना पड़ता है थोड़ा, वो अपने ऑर्बिट से थोड़ा थोड़ा साइड जाता है, वो आप स्पेस टाइम जब मैं समझाऊंगा तब आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें बहुत कम फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मेंटेनेंस, बहुत कम डैमेज होता है, तो ये इजीली सालों साल चलता है। और अगर मैं आपको दूसरे लेग्रांज पॉइंट की खासियत बताऊं तो L2 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब L1 और L2 ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले लेग्रांज पॉइंट्स हैं। L2 जो है वो ऐसे मिशन के लिए बहुत अच्छा है जहां आप सोलर सिस्टम से दूर देखना चाह रहे हो, डीप स्पेस में देखना चाह रहे हो, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है नासा का, जो L2 पॉइंट पे है। और आपने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल इमेजेस देखे होंगे हमारे यूनिवर्स के, जो कि इसी टेलीस्कोप से आ रहे हैं, जो L2 पॉइंट पे है इस वक्त। तो अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाले पॉइंट्स बचे हुए हैं आदित्य L1 के, जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, जैसे कि हेलो ऑर्बिट, बट फिर वो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा। शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम के बाद आदित्य L1 पे। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। See you in the next one.